L15 हिंदी अध्याय 141 दिखावा तोड़ना _2। यान फेई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या आपके राष्ट्रपति को आप लोगों ने नहीं चुना है? चूंकि उन्हें आधे से ज्यादा अमेरिकी लोगों ने चुना है, इसलिए उनके कार्य सभी अमेरिकियों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए दुखी मत होइए, दुनिया में और भी कई उद्यम हैं जो आपसे ज्यादा दुखी हैं। अगर आप वाकई ड्रीम फूड्स में निवेश करना चाहते हैं तो कृपया अमेरिकी सरकार से कहें कि वह चीन पर लगे निवेश प्रतिबंध हटा दे और हमारे साथ व्यापार युद्ध को फिर से बातचीत से पहले ही समाप्त कर दे। यह पारस्परिकता का मामला है। ज़ेपेलिन ने तर्क दिया, चीनी निवेश पर हमारे अमेरिकी प्रतिबंध उच्च तकनीकी उद्यमों से संबंधित हैं, जो वास्तव में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं। लेकिन वजन घटाने वाली कुकीज तो बस साधारण उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जिन्हें लोगों द्वारा वजन घटाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए वे हमारे अमेरिकी उच्च तकनीकी उद्यमों से बिल्कुल अलग हैं। आप दो बिल्कुल अलग चीजों का आकलन करने के लिए पारस्परिकता तंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। यान फेई ने सख्ती से कहा, आपको लगता है कि आपके अमेरिकी उच्च तकनीकी उद्यम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं? मेरा मानना है कि हमारी वजन घटाने वाली कुकीज भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। सच कहूं तो हमारी वजन घटाने वाली कुकीज में एक रहस्यमयी उच्च तकनीकी तकनीक है जो सूर्य को अंगूठे के आकार तक छोटा कर सकती है। जब हमारे यहाँ रात होती है तो हम सूर्य को निकालकर उसे प्रकाश बल्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा संकट काफी हद तक कम हो जाएगा। ऐसी अविश्वसनीय और रहस्यमयी तकनीक आपकी अमेरिकी उच्च तकनीकी तकनीक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। लू पिंगपिंग, जो यान फेई का गंभीर भाषण सुन रही थी, हंसी के मारे लोटपोट हो गई, लेकिन मौका अनुचित समझकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। आसपास मौजूद वी.सी. कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को देखा। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि यान फेई मौके पर ही कुछ बना रहा था। निवेश करने से उसका इनकार बिल्कुल साफ था। ज़ेपेलिन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने फिर से अपनी बात मनवाई। श्रीमान यान, हमारा अमेरिकी बाजार दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। अगर आप हमें निवेश नहीं करने देंगे तो आपके उत्पाद अमेरिकी बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर वे अमेरिकी बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो आपको भारी नुकसान होगा। क्या आप सचमुच पैसा कमाने से इनकार करने को तैयार हैं? यान फेई हंसते हुए बोली, जानते हो, मैं पहले एक ओटाकू थी, घर पर रहना पसंद करती थी, इसलिए मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं साधारण आराम की जिंदगी जीती हूँ, इसलिए वजन घटाने वाली कुकीज की मौजूदा बिक्री से मैं काफी संतुष्ट हूँ और उत्पादन बढ़ाने की मेरी कोई योजना नहीं है। अगर ये कुकीज अमेरिकी बाजार में नहीं बिक पाती तो कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वैसे मुझे आपको सही करना होगा, आपकी जानकारी थोड़ी पुरानी हो गई है। हमारा चीनी बाजार पहले ही अमेरिकी बाजार से आगे निकल चुका है और दुनिया का नंबर 1 उपभोक्ता बाजार बन गया है। ज़ेपेलिन कुछ हद तक हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे यान फेई से बात करना नामुमकिन लग रहा था। एक व्यापारी होने के नाते भला कौन अपनी सही समझ में मुनाफे को ठुकराएगा? पैसे से इनकार करना समझ से परे था, ये सामान्य बुद्धि का अपमान था। और व्यापार में आसमान की मांग करना और जमीन पर दाम देना आम बात है। अगर आप किसी योजना से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बस एक अलग कीमत बता देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर बातचीत न हो सके। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यान फेई उसकी योजना को बिना कीमत पर मोलभाव किए साफ मना कर देगा। बहरहाल ज़ेपेलिन को तुरंत अपनी वैकल्पिक योजना सूझी। उसने अपने बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के चीनी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, श्रीमान यान, चलिए अभी के लिए अपनी बात को एक तरफ रख देते हैं। मुझे ग्रीन चैनल कैपिटल के प्रतिनिधि श्रीमान यांग वानलिन से मिलवाने की इजाजत दीजिए। फिर यांग वानलिन ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, अध्यक्ष यान, मैं ग्रीन चैनल कैपिटल से यांग वानलिन हूँ। ज़ेपेलिन ने आगे कहा, श्रीमान यान, आप पहले चिंतित थे कि हम अमेरिकी पूंजी हैं और आपने हमारे निवेश को स्वीकार नहीं किया। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं, इसलिए मैंने एक नई योजना बनाई। यान फेई कुछ उत्सुक था। उसने अपनी अस्वीकृति में इतना स्पष्टवादिता दिखाया था, फिर भी ग्रीन चैनल कैपिटल का ज़ेपेलिन हार मानने को तैयार नहीं था। अब वह क्या कर सकता था? यान फेई की आंखों में उत्सुकता देखकर ज़ेपेलिन ने कहा, श्री यांग वानलिन जिस ग्रीन चैनल कैपिटल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह केमैन द्वीप समूह में पंजीकृत है। हालांकि इसके पीछे कई वीसी फर्में हैं, लेकिन सबसे बड़ी शेयरधारक हमारी ग्रीन चैनल कंपनी है। बेशक चाहे कोई भी जांच करे, उन्हें हमारी ग्रीन चैनल कंपनी और इस फर्म के बीच कोई संबंध नहीं मिलेगा।
श्री यांग वानलिन आपके देश के एक प्रसिद्ध वीसी व्यवसायी हैं और उन्होंने हमेशा घोषणा की है कि ग्रीन चैनल कैपिटल चीनी पूंजी है। चीनी लोग भी मानते हैं कि यह एक चीनी उद्यम है, इसलिए आप ग्रीन चैनल कैपिटल के साथ सहयोग करना चुन सकते हैं, जिससे उन्हें आप में निवेश करने का मौका मिलेगा और हम ग्रीन चैनल कंपनी में दुनिया भर में आपके वजन घटाने वाले कुकीज का प्रचार करने के लिए अपने इंटरनेट का उपयोग करेंगे। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि ग्रीन चैनल कंपनी के साथ काम करने से आपकी राष्ट्रीय सीमाएं प्रभावित नहीं होंगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप एक अमेरिकी उद्यम के साथ सहयोग कर रहे हैं, इसलिए इससे आपकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं होगा। ज़ेपेलिन यानफेई की सोच को समझ नहीं पाया और उसने मान लिया कि यानफेई का अमेरिकी पूंजी के साथ सहयोग करने से इनकार उसकी प्रतिष्ठा की चिंता के कारण है। इसलिए उसने चतुराई से एक वैकल्पिक योजना गढ़ी। यानफेई ने यांग वानलिन को ठंडेपन से देखा और पूछा, श्री यांग, क्या आपकी कंपनी वास्तव में ग्रीन चैनल कंपनी की सहायक कंपनी है? यानफेई की आंखें तेज होते देख यांग वानलिन को कुछ घबराहट महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारे ग्रीन चैनल कैपिटल के पास वास्तव में ज़ेपेलिन कैपिटल से धन का एक इंजेक्शन है। यानफेई सोफे पर पीछे झुक गया और लेटते हुए बोला, ऐसी स्थिति में मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं आपकी सभी फंडिंग योजनाओं को अस्वीकार करता हूं और भविष्य में मैं आपके साथ कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं करूंगा। ज़ेपेलिन ने सोचा था कि यांग वानलिन की ग्रीन चैनल कैपिटल को आगे बढ़ाकर वह निवेश प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है, लेकिन यानफेई ने उन्हें साफ मना कर दिया और अब उन्हें कोई मौका नहीं दिया। कुछ हद तक अपमानित होकर उसने धमकी दी, श्रीमान यान, अगर आप हमें निवेश नहीं करने देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद बेचने की बात भूल जाइए। आप बहुत सारा मुनाफा गंवा देंगे। इस बारे में अच्छी तरह सोच लीजिए। यानफेई ने चाय का कप उठाया और कहा, कृपया। यानफेई को चाय परोसते देख वी.सी. कंपनियों के प्रतिनिधि बड़ी अनिच्छा से उठकर जाने लगे। यानफेई ने अपनी उत्कृष्ट श्रवण शक्ति से ज़ेपेलिन की लगातार बुदबुदाती गालियां भी धीरे से सुनी। लू पिनपिन पूरी बातचीत में शामिल थीं, लेकिन उस एक हंसी के अलावा उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस यानफेई को अपने फैसले खुद लेने दिए। वीसी बातचीत को कलह में खत्म होते देख उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डींगे हाँकते हो और तुम्हारा दिल भी देशभक्त है। freewebnovel.com। यानफेई ने अपने चेहरे की मांसपेशियों को हिलाया, अपने मूल रूप में वापस आ गया और तीव्र दबाव तुरंत गायब हो गया जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे बारे में ये स्कूल के दिनों से जानते थे, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। हालांकि मैं पहले जितना गुस्सैल नहीं रहा, फिर भी मैं पहचान सकता हूं कि राष्ट्रीय और जातीय हितों के मामले में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शेखी बघारना कौन नहीं जानता। freewebnovel.com। लू पिनपिन ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराए, उस समय तुम्हारी शेखी बघारना अब जितना प्रभावशाली नहीं था। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारी बेतुकी शेखी बघारेंगे? यानफेई को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने कहा, कंपनी के मामले में मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता और मुझे इसकी स्थिति की ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या मेरे द्वारा लिया गया ये फैसला आपको कोई परेशानी देगा? लू पिनपिन मुस्कुराए और बोले, आप बॉस हैं, आप जो कहते हैं वही कंपनी की मर्जी है। चूंकि आपने फैसला कर लिया है, इसलिए मैं उसे लागू करने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। बस जिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों ने पहले हमसे संपर्क किया था, उन्हें शायद अपना रुख बदलना पड़े। आप जानते ही हैं, ज़ेपेलिन कैपिटल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रभाव है। चूंकि अब वे हमारे साथ एक दीवार बन गए हैं, इसलिए वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हमारे उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में बाधा डालेंगे और हमें झुकने पर मजबूर करेंगे। यानफेई ने आह भरते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा प्रभाव बहुत कमजोर है, वरना आज वे हमें इस तरह धमकाने की कोशिश करने के बजाय सहयोग के लिए हमसे संपर्क करते। लू पिनपिन ने कहा, प्रभाव बढ़ाने में समय लगेगा, ये रातों रात नहीं होता। वैसे क्या आपको अभी अभी यांग वानलिन याद आया? यानफेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उसके बारे में सुना है। लू पिनपिन ने उसे याद दिलाया, यांग वानलिन बीजिंग के यांग परिवार से है, वह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसका बड़ा भाई वह निर्दयी आदमी यांग लियू है, जो यांग सोन का चाचा भी है, जिसने पिछली बार हमारी कंपनी में मुसीबत खड़ी की थी। ये सुनकर कि यांग वानलिन वास्तव में निर्दयी व्यक्ति यांग लियू का छोटा भाई था, यानफेई के चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखा और उसने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि बीजिंग का यांग परिवार आखिरकार मुझसे संपर्क कर चुका है? freewebnovel.com। लू पिनपिन ने कहा, यह संभव है।
यांग सोंग ने हमारे साथ बहुत बड़ा नुकसान उठाया है और अपने व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से इसे यूं ही नहीं जाने देगा और जल्द ही हमसे बदला लेगा। लेकिन इस दौरान उसकी तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। पहले तो मुझे लगा कि उसके पिता यांग लियू ने उसे घर में ही कैद कर दिया है और उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर बीजिंग में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि उन्होंने यांग सोंग को बाहर देखा है, जिसका मतलब है कि यांग लियू ने उसे रोका नहीं है। यांग सोंग का अस्वाभाविक रूप से शांत व्यवहार बताता है कि बीजिंग का यांग परिवार हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा होगा। वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर परिवार की योजना में खलल डालने की हिम्मत नहीं करेगा। ये यांग वानलिन शायद यांग लियू का जासूस है जिसे हमारी खुफिया जानकारी की जांच करने के लिए भेजा गया है। यान फेई ने एक पल सोचा, फिर पूछा, क्या ग्रीन चैनल वेंचर कैपिटल वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रीनफील्ड वेंचर कैपिटल की सहायक कंपनी है? लू पिंगपिंग ने सिर हिलाया और कहा, जहां तक मुझे पता है, ग्रीनफील्ड वेंचर कैपिटल वास्तव में ग्रीन चैनल वेंचर कैपिटल का प्रमुख शेयरधारक है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वे वास्तव में ग्रीन चैनल वेंचर कैपिटल को नियंत्रित करते हैं या प्राथमिक शेयरधारक हैं। ग्रीन चैनल वेंचर कैपिटल ने हमेशा खुद को एक चीनी पूंजी फर्म के रूप में प्रचारित किया है और लोग ये बात अक्सर सुनते हुए इसे एक चीनी उद्यम के रूप में देखने लगे हैं। इसलिए कुछ चीनी यूनिकॉर्न उद्यमों में निवेश करते समय उन्हें कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उन चीनी यूनिकॉर्न उद्यमों को शायद यह एहसास नहीं होगा कि ग्रीन चैनल वेंचर कैपिटल के पीछे संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रीनफील्ड वेंचर कैपिटल ही है। यान फेई ने गुस्से में कहा, ये झूठा चीनी उद्यम ग्रीन चैनल वेंचर कैपिटल बहुत आगे बढ़ गया है, वास्तव में बाहरी लोगों को चीनी उद्यमों को धोखा देने में मदद कर रहा है, जिससे वे संभावित चीनी कंपनियों को नियंत्रित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। लू पिंगपिंग ने आह भरते हुए कहा, ग्रीन चैनल वेंचर कैपिटल के स्वामित्व ढांचे का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है और मुझे आंतरिक विवरण भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि यांग लियू के पास इसके शेयर हैं और उनके पास एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यांग वानलिन उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि हैं। यांग लियू एक ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, एक निर्दयी और निर्मम व्यक्ति जिसने कई निर्दयी कार्य किए हैं। इससे पहले हमारी तरह ही कई संभावित चीनी उद्यम जो राष्ट्रीय गौरव की खातिर अमेरिकी पूंजी को हिस्सेदारी लेने देने को तैयार नहीं थे, ग्रीन चैनल वेंचर कैपिटल के संपर्क में आए थे। उन्हें निवेश करने के लिए धोखा दिया गया था और जैसे ही निवेश सफल हुआ, उन्होंने तुरंत अपने शेयर ग्रीनफील्ड वेंचर कैपिटल को ऊंची कीमत पर बेच दिए और उन कुछ उद्यमों ने अपनी नियंत्रक हिस्सेदारी खो दी, जबकि ग्रीन चैनल वेंचर कैपिटल ने भारी मुनाफा कमाया। इस तरह की घटना कई बार हुई है, जिसने हमारे उत्कृष्ट चीनी उद्यमों को अमेरिकी उद्यमों में बदल दिया है, चीनी कंपनियों के विकास को अवरुद्ध कर दिया है, जो वास्तव में खेदजनक है। यान फेई को अचानक एहसास हुआ कि पूंजी बाजार कितना विश्वासघाती और क्रूर है, ये दुश्मनों से जिंदगी मौत की लड़ाई से कम नहीं था। उसने कड़वाहट से कहा, तो ग्रीनफील्ड वेंचर कैपिटल भी आज हमारे खिलाफ ऐसी ही चालें चलने की योजना बना रहा है, जो निंदनीय है। यांग लियू बुराई को और बढ़ा रहा है, सचमुच नीच। लू पिंगपिंग ने कड़वी मुस्कान दी, अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो लोग क्यों कहते कि वह टीम के साथियों और देश को धोखा देने में माहिर है, वरना वह निर्दयी आदमी के उपनाम पर खरा नहीं उतर पाता। उसकी नजर में अब बस पैसा ही बचा है। यान फेई अचानक हंस पड़ा, साजिशों के मामले में मैं यांग लियू का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इन हथकंडों से वे मेरा उद्यम नहीं छीन सकते। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा समर्थन अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और अगर यांग लियू और उसके लोग हमसे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो वे परिणामों का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर वे हमारे साथ चालाकी से पेश आने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें अनदेखा कर देंगे क्योंकि हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। यान फेई के पीछे असल में कोई सहारा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा उसके पास एक रहस्यमयी ड्रोन था। उसने लू पिंगपिंग को खुश करने, समस्याओं से निपटने में उसका आत्मविश्वास बढ़ाने और घबराहट से बचने के लिए ऐसा कहा था। यांग वानलिन का हालात का जायजा लेने के लिए आना शायद यांग लियू की योजना का पहला कदम था, एक ऐसा कदम जो यान फेई की नींव को हिला नहीं सकता था। लेकिन अगर यांग लियू हिंसा का सहारा लेती तो यान फेई यांग लियू को खत्म करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाता, इसीलिए उसने इतनी जोरदार बात कही। हालांकि लू पिंगपिंग यान फेई के पीछे की ताकतों के बारे में जानने को उत्सुक थी, फिर भी उन्होंने समझदारी से कोई और सवाल नहीं पूछा। अब यान फेई का आत्मविश्वास भरा लहजा सुनकर उन्हें तुरंत राहत मिली और उनका आत्मविश्वास बढ़ा।
उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, कंपनी का कारोबार हाल ही में अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा वर्तमान कार्यालय स्थान थोड़ा तंग है और कंपनी की छवि से मेल नहीं खाता, न ही ये कंपनी के दीर्घकालिक विकास के लिए अनुकूल है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हमें अपना खुद का कार्यालय भवन बनाने पर विचार करना चाहिए। यान फेई ने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं। अपना खुद का कार्यालय भवन न होने से हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई नींव ही नहीं है, और यह खालीपन मेरे दिल पर भारी पड़ता है। कार्यालय के लिए हमेशा किसी और की इमारत किराए पर लेना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। जब आपके पास समय हो तो शंघाई के शहरी क्षेत्र में घूमकर देखें, जमीन का एक टुकड़ा ढूंढें और हम अपनी एक इमारत बनाएंगे। freewebnovel.com। लू पिनपिन ने कहा, मैं शुरू में शंघाई के उपनगरीय इलाके में एक कार्यालय भवन बनाने के लिए जमीन ढूंढने की योजना बना रहा था। इस तरह पूरी इमारत की लागत एक उचित सीमा में रखी जा सकेगी। अगर आप शंघाई के शहरी क्षेत्र को चुनते हैं तो मुझे डर है कि खर्च बहुत ज्यादा होगा। यान फेई हंसते हुए बोली, हमारी कंपनी ने अब बहुत पैसा कमाया है, लेकिन ये पैसा कंपनी के बैंक खाते में ही पड़ा है, और अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये बेकार है। हमें इसकी कीमत समझने के लिए इसे खर्च करना ही होगा, इसलिए आप इसकी चिंता न करें कि हम कितना खर्च करते हैं। अगर हम शंघाई के शहरी इलाके में एक सुपर हवेली बनाते हैं तो यह न केवल कंपनी की ताकत को प्रदर्शित करेगा, बल्कि इसके मूल्य को भी बनाए रखेगा और बढ़ाएगा। बाद में अगर उत्पाद नहीं बिकते हैं तब भी हमारे पास आप लोगों की मदद करने के लिए पैसे होंगे। लू पिनपिन ने यान फेई को एक खाली नजर से देखा और कहा, मेरे पास अपना पैसा है, मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। यान फेई को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हंसते हुए बोला, ठीक है, चलो इस मामले को खुशी खुशी सुलझा लेते हैं, तुम एक उपयुक्त जमीन की तलाश शुरू करो। लू पिनपिन कुछ असंतुष्ट थे और बोले, मुझे ही सब कुछ क्यों करना पड़ता है। यान फेई ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि कहा जाता है, सक्षम लोग अधिक काम करते हैं, इतना कुछ करने से क्या यह नहीं पता चलता कि आप कितने सक्षम हैं। लू पिनपिन ने बस होठों से शिकायत की, लेकिन दिल पर नहीं लिया। उसने कहा, फेई, मुझे याद है तुम बहुत ईमानदार हुआ करती थी, पता नहीं तुमने ये सब किससे सीखा, अब तुम बातों में कितनी माहिर हो गई हो। freewebnovel.com। यान फेई ने कुछ बार हंसते हुए कहा, वैसे पिनपिन, कुछ और चीजें हैं जिनमें मुझे आपकी मदद चाहिए। लू पिनपिन ने कहा, आगे बढ़ो, जब तक मुझे काम पर नहीं लगाया जाता, मैं तुम्हें काम पूरा करने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। यान फेई ने कहा, कंपनी की वजन घटाने वाली कुकीज बहुत सफल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बिना भी ये हमें लंबे समय तक बढ़ने में मदद करेगी। लेकिन बाजार पर कब्जा करने के लिए सिर्फ इस उत्पाद पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा है, इसलिए हमें अपनी खुद की उत्पाद श्रृंखला विकसित करनी होगी। मैं कुछ चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर उनके शोध आंकड़े प्राप्त करने की योजना बना रहा हूं। लू पिनपिन जानती थी कि इसका मतलब ये था कि यान फेई के पीछे के अनुसंधान संस्थान नए उत्पादों पर शोध करने जा रहे थे, और वह तुरंत उत्साहित हो गई। हमें किस तरह के संस्थानों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। यान फेई ने कहा, इम्यूनोलॉजी से संबंधित शोध संस्थानों को चुनने का प्रयास करें और प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित उनके प्रायोगिक डेटा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। जब तक हमें उनके वास्तविक प्रायोगिक डेटा मिल सकते हैं, भले ही लागत अधिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हम विदेशों के शोध संस्थानों, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थानों के साथ भी सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कंपनी को इम्यूनोलॉजी अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों और विद्वानों की भर्ती के लिए एक प्रायोगिक विभाग भी स्थापित करना चाहिए। यदि हम इस क्षेत्र के किसी प्रमुख व्यक्ति की भर्ती नहीं कर सकते तो सामान्य शोधकर्ताओं से काम चल जाएगा। हमें इस विभाग को सबसे उन्नत प्रायोगिक उपकरणों से लैस करने की आवश्यकता है ताकि वे प्रयोगों को पूरी तरह से संचालित कर सकें और प्रायोगिक डेटा एकत्र कर सकें। ड्रोन अपग्रेड के बाद सहायक मस्तिष्क की गणना क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसकी तकनीकी विश्लेषण क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि फिर भी बुनियादी तकनीक के विश्लेषण की गति बहुत धीमी बनी हुई है और कम समय में कोई भी शोध उपलब्धि हासिल करना असंभव है। इसने तकनीकी वृक्ष पर प्रतिरक्षा प्रणाली की शाखा को अभी अभी प्रज्वलित किया है और व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में केवल वजन घटाने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली ही उपलब्ध है। इसलिए यान फेई ने प्रतिरक्षा प्रणाली पर शोध पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। ऑक्सिलरी ब्रेन की तकनीकी एक्सट्रपलेशन प्रक्रिया के दौरान उन्हें एकत्रित प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रायोगिक आंकड़ों में कमियां और त्रुटियां मिली, जिनके कारण तकनीकी निष्कर्षण प्रणाली विश्लेषण जारी नहीं रख सकी।
इसीलिए उन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली पर और अधिक शोध और प्रायोगिक आंकड़ों की आवश्यकता थी। अधिक आंकड़ों की उपलब्धता से ऑक्सिलरी ब्रेन को तकनीकी एक्सट्रपलेशन जारी रखने और इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली के नए अनुप्रयोगों की खोज करने में मदद मिलेगी। अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि जब प्रौद्योगिकी निष्कर्षण प्रणाली प्रयोगात्मक आंकड़ों में कमियों या त्रुटियों की पहचान करे, तब उनकी प्रयोगशाला इन विसंगतियों की पुष्टि कर सकती थी और कमियों को भर सकती थी या गलतियों को सुधार सकती थी। इससे सहायक मस्तिष्क तकनीकी विश्लेषण जारी रख सकता था और वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी से उपलब्धियां प्राप्त कर सकता था। हालांकि यान फेई के पास टेक्नोलॉजी डिडक्शन सिस्टम था, फिर भी उन्हें उच्च स्तरीय अनुशासन के नेताओं में बहुत रुचि थी, क्योंकि एक अच्छा अकादमिक नेता टेक्नोलॉजी डिडक्शन सिस्टम की दक्षता बढ़ा सकता था, जिससे बहुत सारे चक्कर लगाने से बचा जा सकता था। हालांकि उनकी कंपनी की ज्यादा प्रसिद्धि नहीं थी और वह जाने माने वैज्ञानिकों को आकर्षित नहीं कर पा रही थी, इसलिए अल्पावधि में उन्हें एक कम आदर्श विकल्प चुनना पड़ा और साधारण शोधकर्ताओं की भर्ती करनी पड़ी। जब तक ये साधारण शोधकर्ता टेक्नोलॉजी डिडक्शन सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग करते और आंकड़े उपलब्ध कराते, तब तक वह पर्याप्त होता। यही कारण था कि यान फेई की भर्ती की जरूरतें अन्य प्रयोगशालाओं से बिल्कुल अलग थीं। लू पिनपिन को भी यान फेई का भर्ती अनुरोध अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे पता था कि इसका यान फेई के पीछे छिपे शोध संस्थानों के रहस्यों से कुछ लेना देना हो सकता है। उसे बस उसकी मांग पूरी करनी थी। प्रयोगशाला की स्थापना पर चर्चा के बाद यान फेई ने कहा, हमारी ड्रीम टेक्नोलॉजी अब तक विकसित हो चुकी है और कुछ उपलब्धियां हासिल कर चुकी है, इसलिए हमें कुछ सामाजिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं एक चैरिटी संस्था स्थापित करने के बारे में सोच रहा हूं। क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? लू पिनपिन ने कहा, दरअसल मैं इस मुद्दे पर सोच रहा था। ड्रीम टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम एक बड़ा निशाना बन गए हैं और लोग लगातार हमारी कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा कि कोई हमें अचानक पकड़ न ले और इंटरनेट पर हम पर हमला न कर दे। इसलिए मेरे मन में कुछ समय से एक चैरिटी संस्था स्थापित करने का विचार आ रहा था। चैरिटी संस्था स्थापित करने का मतलब सिर्फ टैक्स में छूट पाना नहीं है, बल्कि कंपनी की ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ाना भी है, ताकि उन लोगों को रोका जा सके जो गलत इरादे से अमीरों पर हमला करना चाहते हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि हम जरूरतमंदों की सच्ची मदद कर सकें। बस बात यह है कि आप कुछ समय से कंपनी में नहीं हैं और मैं आपसे फोन पर बात नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इस बारे में आपसे बात नहीं की। यान फेई और लू पिनपिन एक धर्मार्थ संगठन की स्थापना के मुद्दे पर पूरी तरह सहमत थे। इससे पता चलता है कि उन दोनों को चीन की गरीबी में गुजारा करने और सक्षम होने पर दुनिया की मदद करने की उत्तम परंपरा विरासत में मिली है। जब आप अभी तक समृद्ध नहीं हुए हैं, तो दूसरों या देश पर बोझ डाले बिना अपना ख्याल रखें। जब आप सफल हो जाते हैं, तो समाज को कुछ वापस देना और जरूरतमंदों की मदद करना न भूलें। एक धर्मार्थ संगठन की स्थापना के कई लाभ हैं। यह न केवल किसी उद्यम की घरेलू प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है, बल्कि एक धर्मार्थ आभा भी जोड़ता है, जिससे जो लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे परिणामों पर पुनर्विचार करते हैं। यान फेई ने मन ही मन हिसाब लगाया और कहा, हमारे धर्मार्थ संगठन का नाम ड्रीम टेक्नोलॉजी चैरिटी फाउंडेशन होना चाहिए। शुरुआत में फाउंडेशन हर साल धर्मार्थ कार्यों के लिए 1 अरब युआन आवंटित करेगा, जिसमें कंपनी के मुनाफे के आधार पर हर साल उचित वृद्धि होगी। यह धर्मार्थ संगठन ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होगा और इसका सारा धन हमारी कंपनी के मुनाफे से आएगा और हम किसी अन्य उद्यम या व्यक्ति से दान स्वीकार नहीं करेंगे। इस धर्मार्थ संगठन के सहायता लक्ष्यों में परिवार विहीन बुजुर्ग, स्कूल में दाखिला लेने वाले गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त गरीबों के लिए विशेष चिकित्सा उपचार शामिल हैं। हालांकि मुझे धर्मार्थ संगठन चलाने का कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं ये काम आप पर छोड़ता हूं। हालांकि यान फेई के पास अब बहुत पैसा है, फिर भी उसने चैरिटी संस्था के संचालन निधि को 1 अरब तक सीमित रखने का फैसला किया और इससे ज्यादा योगदान नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इस कहावत को समझता है कि एक छोटा सा उपकार कृतज्ञता से भरा जा सकता है, लेकिन एक बड़ा उपकार नाराजगी पैदा कर सकता है। हालांकि वह समाज को कुछ वापस देने का इरादा रखता है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। लू पिनपिन एक व्यवसाय प्रतिभा है, लेकिन उन्हें चैरिटी संस्था चलाने की समझ भी नहीं है, इसलिए उन्हें पेशेवरों से सलाह लेनी होगी। चैरिटी संस्था के बारे में यान फेई की राय जानने के बाद वह मीटिंग रूम से बाहर चली गई। यान फेई अपने दफ्तर लौट आया, अपनी बॉस की कुर्सी पर बैठ गया और थोड़ा ऊब गया और ध्यान भटक गया।
उसकी रुचि बिजनेस मैनेजमेंट में नहीं है, इसलिए लू पिनपिन उसे चाहे जितना भी सिखाने की कोशिश करे, वह उसमें पूरी तरह रम नहीं पाता। कई सालों तक घर पर रहने और अक्सर खतरनाक कारनामों के कारण वह अब दफ्तर के काम की शांतिपूर्ण दिनचर्या में ढल नहीं पा रहा था। वह खुशकिस्मत था कि उसे अपने माता पिता से एक बड़ी दौलत और एक ड्रोन अवतार विरासत में मिला था। अगर वह एक साधारण इंसान होता और ऐसा व्यवहार करता, तो शायद अब तक भूख से मर गया होता। अगले 2 दिनों में, हालांकि यान फेई हर दिन समय पर कंपनी आता था, फिर भी उसकी बोरियत बढ़ती जा रही थी। तभी उसे अचानक एक बात याद आई। उसने जापान में एक चीनी विशेष एजेंट से एक यूएसबी ड्राइव की सुरक्षा का काम स्वीकार किया था, जो अभी भी उसके यूनिवर्सल स्पेस में थी। जापान में एजेंटों को यूएसबी ड्राइव न दे पाने के कारण वह उसे वापस चीन ले आया। वे चीनी एजेंट किसी जरूरी चीज के खो जाने से चिंतित होंगे। अब ये सोचने का समय आ गया था कि उन्हें यूएसबी ड्राइव कैसे दी जाए। कुछ सोचते हुए यान फेई ने एक कागज का टुकड़ा हाथ में पकड़ा। उस पर एक पता और एक वीचैट अकाउंट लिखा था, वही जो चीनी महिला विशेष एजेंट ने यान फेई को दिया था। अब चीन वापस आकर वह टोक्यो बंदरगाह स्थित वेयरहाउस में कभी नहीं जाएगा। उसके लिए बस एक ही विकल्प था कि वह उस नोट पर लिखे वीचैट अकाउंट से संपर्क करने की कोशिश करे। नतीजतन शंघाई तट के पास गहरे समुद्र में तैनात ड्रोन ने अपना क्वांटम रडार स्कैन चालू कर दिया और तुरंत शंघाई समुद्र तट पर किसी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन हॉटस्पॉट का पता लगा लिया। ड्रोन ने इस हॉटस्पॉट के जरिए नेटवर्क वर्ल्ड तक पहुंच बनाए, वीचैट ऐप डाउनलोड किया और फिर ऑक्सिलरी ब्रेन पर ऐप इंस्टॉल किया, जिसके बाद उसने हॉटस्पॉट शुरू करने वाले मोबाइल फोन हार्डवेयर का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया वीचैट अकाउंट रजिस्टर किया। पंजीकरण कार्यक्रम पूरा करने के बाद सहायक मस्तिष्क ने वीचैट लॉन्च किया और सर्च इंटरफेस में प्रवेश किया। इंटरफेस में कागज से वीचैट अकाउंट टाइप करने पर उसे तारांकन 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 नाम का एक वीचैट अकाउंट मिला। वह थोड़ा हिचकिचाया, ये सोचकर कि क्या ये प्यारा और सहज वीचैट अकाउंट सचमुच उस चीनी महिला स्पेशल एजेंट का हो सकता है। फिर भी उसने मित्र के रूप में जोड़ने के लिए क्लिक किया और उसे आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने क्लिक किया, क्यूट मिंग मिंग ग्रुप ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और वे दोस्त बन गए। तारांकन 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 ने तुरंत संदेश भेजा, क्या यह आप है? जापान में यात्रा कर रहे चीनी व्यक्ति। जिनके एक बेहद गोपनीय कमरे में एक युवती कंप्यूटर के सामने घबराई हुई बैठी थी। उसके पीछे 2 लोग खड़े थे। एक साधारण सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था और दूसरा एक साफ सुथरा नौजवान। उनके बगल में अजीबोगरीब आकार के उपकरणों और कंप्यूटरों की एक कतार थी और कुछ तकनीशियन कंप्यूटरों के सामने बैठे थे। यदि यान फेई इस कमरे में होते तो वे बैठी हुई युवती को उस महिला चीनी एजेंट के रूप में पहचान लेते, जिसने उन्हें जापान में एक यूएसबी ड्राइव सौंपी थी, और साफ सुथरे युवक को चीन विशेष ड्यूटी यूनिट के डुआन होंगे के रूप में पहचान लेते, जिसने एक बार यान फेई और लू पिनपिन की जान बचाई थी। उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर तारांकन 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 नाम का एक पीसी वर्जन वीचैट अकाउंट था। उन्होंने एक संदेश देखा, यह मैं हूं, मैं वह व्यक्ति हूं जो जापान में यात्रा कर रहा था। उत्साहित युवती ने जल्दी से वीचैट पर टाइप किया, आप अभी कहाँ हैं? मेरा सामान कैसा है? डुआन होंगे ने पीछे से याद दिलाया, जियाओ झोऊ, जल्दबाजी मत करो, उससे धीरे से बात करो ताकि हम अपना सामान वापस पा सकें। ज्यादा सवाल पूछने से सामने वाला नाराज हो सकता है। जियाओ झोऊ नाम की युवती ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ, मैं अपने शब्दों के साथ सावधान रहूंगी। तभी वीचैट पर एक संदेश आया, माफ कीजिए, कुछ विशेष कारणों से मैं पहले से तय जगह पर आपका इंतजार नहीं कर सका, न ही आपके बताए पते पर जा सका। हालांकि मैं ये सामान चीन वापस ले आया हूं और अब ये बिल्कुल सुरक्षित है। मैं इसे आपको कैसे सौंपूं? ये संदेश देखकर जियाओ झोऊ की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। डेटा लीक को रोकने के अभियान में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और कई सहकर्मियों ने जापान में अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। इन कुर्बानियों के बावजूद डेटा, जिसे उनकी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था, सुरक्षित नहीं किया जा सका। जब वह असहाय होकर चीन लौटी तो उसे बहुत ग्लानि हुई, मानो सारी गलती उसकी ही थी। अब खोई हुई वस्तु को फिर से पाकर वह भावुक हो गई। उसके बगल में खड़े साधारण अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे एक टिश्यू पेपर दिया और कहा, जियाओ झोऊ, पहले अपने आंसू पोंछ लो। ज्यादा उत्तेजित मत हो, दूसरे पक्ष से धीरे धीरे बात करो। चूंकि उसने हमसे संपर्क करने की पहल की है, इसलिए हमें अपना डेटा वापस मिलने की उम्मीद है। डुआन होंगे ने पास खड़े तकनीशियनों की ओर रुख किया।
वे कंप्यूटर पर डेटा का विश्लेषण कर रहे थे और फिर कमरे में लगे बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन पर नतीजे दिखा रहे थे। टीवी पर लिखा था, लक्ष्य स्थान शंघाई बीच पर 1879 मीटर, उपकरण हुआवेई मोबाइल फोन, फोन नंबर 13 तारांकन 3838 मोबाइल फोन मालिक मातिया नया। जिस वीचैट खाते से शियाओ जुओ से संपर्क किया गया था, उसका उपयोग करते हुए चीन विशेष कर्तव्य इकाई के तकनीशियन ड्रोन सहायक बुद्धिमान मस्तिष्क से जुड़े मोबाइल फोन का शीघ्रता से पता लगाने में सक्षम हो गए और मालिक की जानकारी प्राप्त कर ली, जिससे उनकी शक्तिशाली खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। डुआन होंगे ने निर्देश दिया, इस मोबाइल फोन से आने वाले सिग्नल को तुरंत एन्क्रिप्ट करें और सुनिश्चित करें कि संचार स्पष्ट रहे। इस मोबाइल फोन और हमारे बीच आदान प्रदान किए गए संदेशों को कोई और नहीं देख पाएगा। पास में मौजूद तकनीशियन ने तेजी से तकनीकी ऑपरेशन पूरा किया और 30 सेकंड में डुआन होंगे को इशारा करके काम पूरा होने का संकेत दिया। डुआन होंगे ने फोन उठाया, एक नंबर डायल किया और आदेश दिया, ईगल, एक नया काम है। लक्ष्य शंघाई बीच पर है, निर्देशांक तारांकन 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 तारांकन, तुरंत वहां पहुंचो। freewebnovel.com। साधारण अधेड़ उम्र का आदमी हंसा, बाज, संदिग्ध पर नजर रखो, अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। अप्रत्याशित जटिलताओं से बचने के लिए जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना और न ही लक्ष्य को चौंकाना। फोन पर आवाज आए, समझ गया, टीम लीडर। पता चला कि यह साधारण अधेड़ उम्र का आदमी असल में चीन की सबसे गुप्त इकाई का नेता था। हालांकि डुआन होंगे और शियाओ जुओ की तुलना में वह बहुत साधारण लग रहा था, किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा था और लोग सहज रूप से उसे नजरअंदाज कर रहे थे। जियाओ जुओ ने एक पल सोचा और फिर वीचैट में टाइप किया, कॉमरेड, मेरी चीज सुरक्षित रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप इस समय बहुत खतरनाक स्थिति में हैं, आपको ये चीज तुरंत मुझे सौंपनी होगी। मैंने एक संपर्क अधिकारी भेजा है, वह जल्द ही आपसे संपर्क करेगा, बस आप ये चीज उसे सौंप दें। कुछ देर रुकने के बाद वीचैट पर एक जवाब आया, आपका सामान मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। मुझे नहीं पता कि आप चीनी हैं या जिसने मुझे ये सामान दिया है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये सामान आपके बताए किसी व्यक्ति को कैसे दे सकता हूँ। डुआन होंगे ने संदेश को तीखी नजरों से देखा, काफी गुस्से में लग रहे थे। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप ने चीन की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी थीं, अनगिनत लड़ाइयों के जख्म सहे थे, लेकिन अब उनकी पहचान पर शक होना किसी को भी गुस्सा दिला सकता था। उस साधारण अधेड़ उम्र के आदमी ने झट से कहा, डिप्टी टीम लीडर डुआन, आप शांत रहें। वह व्यक्ति अमेरिका जापान संयुक्त सेना की घेराबंदी तोड़कर भागने में कामयाब रहा और उसका एक रहस्यमयी ड्रोन से संबंध है, जिससे पता चलता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते, वरना अगर हम उसे नाराज कर देंगे तो हम वह चीज खो सकते हैं और यह एक बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा उसके मन में सवाल आना स्वाभाविक है, आखिरकार वीचैट पर किसी अजनबी की जानकारी पर कौन भरोसा करेगा। यह महत्वपूर्ण प्रायोगिक डेटा के स्वामित्व का मामला है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी यही सवाल नहीं पूछते। डुआन होंगे अपने साथियों की हार और उनके प्रयासों पर संदेह देखकर क्रोधित हो गए थे, लेकिन टीम लीडर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने दूसरे पक्ष को गलत समझा था और उनकी चिंताओं को समझा था। उन्होंने तुरंत कहा, टीम लीडर, मैं समझता हूं, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखूंगा। इतना कहकर डुआन होंगे ने जियाओ जुओ की ओर देखा, जिसने थोड़ी देर हिचकिचाकर सिर हिलाकर सहमति जताई। डुआन होंगे ने कहा, चूंकि जियाओ जुओ मान गया है, इसलिए मैं तुरंत दूसरे पक्ष को हमारी पहचान के बारे में समझाने का इंतजाम करूंगा। उसने डुआन होंगे के कंधे पर थपथपाया, संतुष्टि से मुस्कुराया और जियाओ जुओ की ओर क्षमा याचना भरी नजर से देखा। फिर वह एक बड़ा चाय का जार उठाकर अपनी सीट पर वापस आ गया, अपना काले फ्रेम वाला पढ़ने का चश्मा लगाया और कमरे की जांच करने लगा। डुआन होंगे को संबंधित मामलों को व्यवस्थित करने के लिए फोन कॉल करना शुरू करते देख साधारण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना अखबार थप्पड़ मार दिया। जियाओ जुओ ने वीचैट पर लिखा, कृपया हमें आधा घंटा दीजिए, तब तक हम आपको अपनी पहचान साबित कर देंगे। आधे घंटे के बाद डुआन होंगे ने फोन रख दिया और शियाओ जुओ को इशारा करके ओके कहा, जिसने वीचैट पर टाइप करना शुरू कर दिया। कृपया अभी टेलीविजन चालू करें और ताज़ा खबरें देखने के लिए झोंग्यांग चैनल 1 पर जाएं। अगर आपके आसपास टेलीविजन नहीं है तो कृपया कंप्यूटर या मोबाइल फोन खोलें, शिनवेन नेटवर्क में लॉग इन करें और शिनवेन नेटवर्क पर प्रमुख खबरें देखें।
आपको इन समाचार प्रसारणों में वह जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं, जिससे हमारी पहचान की पुष्टि होगी। कमरे में लगी बड़ी स्क्रीन पर झोंग्यांग चैनल 1 लगा हुआ था, जहां एक ताज़ा समाचार प्रसारित हो रहा था। विशेष अग्रिम पंक्तियों के इन नायकों ने राष्ट्र के विकास में अभूतपूर्व योगदान और बलिदान दिया है, और वे प्रत्येक चीनी व्यक्ति के सम्मान के पात्र हैं। उदाहरण के लिए कॉमरेड यू शियाओझू, जिन्हें इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया है, को विशेष अग्रिम पंक्तियों पर काम करने का कई वर्षों का अनुभव है। उन्होंने देश छोड़कर भागे भ्रष्ट अधिकारियों को अनुशासित करने के लिए दुश्मन के इलाकों में घुसपैठ की है और राष्ट्र के भारी आर्थिक नुकसान की भरपाई की है। इस खबर के साथ यू शियाओझू की एक हाई रिजोल्यूशन तस्वीर भी थी, जो कमरे में मौजूद वही युवती थी। इस तरह यह साबित होता कि यू शियाओझू चीन की एक आधिकारिक व्यक्ति थी और उसकी पहचान चीनी सरकार की एक विशेष अग्रिम पंक्ति की कार्यकर्ता की थी। हालांकि ऐसा करने से यू शियाओझू की पहचान पूरी तरह से उजागर हो गई और वह अब विदेशों में विशेष मिशन नहीं चला पाएगी। ये कहा जा सकता है कि इस खबर ने यू शियाओझू की पहचान की पुष्टि तो की, लेकिन उसे अपना पसंदीदा काम छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। शिनवेन नेटवर्क की शीर्ष समाचार सुर्खियों में चीन के विशेष अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के कार्यों की प्रशंसा करने वाली एक रिपोर्ट भी थी। इसकी शुरुआत इन कर्मियों द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए योगदानों का वर्णन करने से हुई, फिर एक प्रतिनिधि व्यक्ति के रूप में यू शियाओझू की पहचान और कार्यों पर प्रकाश डाला गया और उनकी उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीर भी शामिल की गई। झोंग्यांग चैनल 1 और शिनवेन नेटवर्क दोनों को आधिकारिक तौर पर चीन का समर्थन प्राप्त है और चीन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जहां किसी को भी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने की इजाजत नहीं है। इस तरह यू शियाओझू की पहचान की पुष्टि हो सकी। वह न केवल वह महिला थी जिसने यानफेई को सामान सुरक्षित रखने के लिए सौंपा था, बल्कि वह चीनी सरकार की एक प्रतिनिधि भी थी। टेलीविजन पर समाचार प्रसारण समाप्त होते ही दूसरे पक्ष का संदेश वीचैट पर आया, मुझे माफ करना। अब मुझे आप सब पर विश्वास है। यू शियाओझू जानती थी कि दूसरा पक्ष उसकी पहचान उजागर करने के लिए माफी मांग रहा है, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं। देश की जरूरतों के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। क्या अब आप ये सामान हमें सौंप सकते हैं? दूसरा पक्ष एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन मुझे आदान प्रदान का समय, स्थान और तरीका तय करना होगा। डुआन होंगे ने बीच में कहा, जियाओझू, उन्हें बताओ कि ये वस्तुएं बहुत मूल्यवान हैं और उन्हें अपने पास रखना उनके लिए खतरनाक है। यू शियाओझू ने जल्दी से डुआन होंगे के शब्दों को वीचैट पर टाइप किया और जवाब आया, मुझे लगता है कि अब आपको मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। मेरे पास शक्तिशाली ताकतें हैं, कोई भी मुझसे चीजें नहीं छीन सकता, इसलिए चीजें मेरे पास सुरक्षित हैं। चीन के अपने खुफिया चैनल भी हैं, इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि जापानी सरकार ने उस रात यानफेई और ड्रोन द्वारा की गई बड़ी घटना के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं किया, चीनी पक्ष को अभी भी उस रात जो कुछ हुआ था उसके बारे में सब कुछ पता था, जिसमें अधिकांश विवरण भी शामिल थे। यू शियाओझू को अब समझ में आ गया था कि उसने वास्तव में एक अज्ञात पहचान वाले रहस्यमय व्यक्ति को मूल्यवान वस्तुएं सौंपी थीं। विशेष कार्य समूह के भीतर एकत्रित खुफिया जानकारी के साथ विशेषज्ञ सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए कि यह रहस्यमय व्यक्ति बेहद शक्तिशाली था और ड्रोन के उच्च तकनीक वाले हथियारों के साथ कोई भी उसके खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए जब दूसरे पक्ष ने कहा कि वे मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा कर सकते हैं, तो चीन विशेष कर्तव्य इकाई इस पर विश्वास करने के लिए इच्छुक थी। बात बस इतनी थी कि प्रत्येक दिन जब मूल्यवान वस्तुएं वापस नहीं की जाती थीं, तो वह उनके लिए बेचैनी और चिंता का एक और दिन होता था। यू शियाओझू ने अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की और वीचैट में टाइप किया, तो आप मुझे ये सामान कब और कहां सौंपने का इरादा रखते हैं और किस तरह से? दूसरे पक्ष ने तुरंत जवाब दिया, मैं इस समय शंघाई में हूं। जितनी जल्दी हो सके शंघाई पहुंच जाओ, मैं तुम्हें सामान लौटा दूंगा। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। मैं बाद में फिर से तुमसे संपर्क करूंगा। यू शियाओझू कुछ और कहने ही वाला था कि उसे पता चला कि दूसरा पक्ष पहले ही ऑफलाइन हो चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के डुआन होंगे ने कहा, जियाओझू, चलो मेरे साथ तुरंत शंघाई चलते हैं। हमें वो सामान वापस लाना होगा। इसलिए डुआन होंगे और यू शियाओझू अपनी तकनीकी टीम के साथ एक सैन्य विमान से शंघाई के लिए रवाना हुए। तब तक मा तियानया नामक मोबाइल फोन मालिक के विश्लेषण के नतीजे भी आ चुके थे। मा तियानया एक साधारण व्यक्ति था जो उस दिन शंघाई बीच पर दोस्तों के साथ खेल रहा था।
चूंकि उसके मोबाइल फोन में अनलिमिटेड डेटा प्लान था, इसलिए उसने हॉटस्पॉट शेयरिंग चालू कर दी ताकि उसके दोस्त हॉटस्पॉट के लिए पासवर्ड सेट किए बिना ही उसका डेटा इस्तेमाल कर सकें। उसे क्या पता था कि एक रहस्यमय व्यक्ति इस शेयर्ड हॉटस्पॉट से जुड़ गया था और वीचैट के जरिए चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट से बात कर रहा था। इसकी पुष्टि विशेष एजेंट ईगल ने की, जो दूर से माँ तियान्या पर नजर रख रहा था। माँ तियान्या मोटे थे, उनके पैर लड़खड़ाते थे और कुछ कदम चलने पर ही उनकी सांस फूल जाती थी, और वे कुंग फू विशेषज्ञ तो बिल्कुल नहीं थे। माँ तियान्या के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, और तकनीशियनों को पता चला कि उनसे संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किया गया वीचैट अकाउंट हाल ही में पंजीकृत किया गया था और उसका कोई पिछला संचार रिकॉर्ड नहीं था। इस प्रकार उनके सारे सुराग कट गए थे और वे अभी भी रहस्यमय ट्रस्टी को सीधे नहीं ढूंढ पाए थे। रहस्यमय व्यक्ति को नाराज करने से बचने के लिए चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट के विशेष एजेंटों ने मोबाइल फोन के मालिक माँ तियान्या से संपर्क नहीं किया। माँ तियान्या को पता भी नहीं था कि उसका फोन एक सेतु का काम कर रहा था जहां दो विरोधी ताकतें एक ऐसी वस्तु पर बातचीत कर रही थी जिसका स्वामित्व वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता था। माँ तियान्या के मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करने के बाद वह रहस्यमय व्यक्ति बिना किसी सुराग के गायब हो गया, यहां तक कि विशेष ड्यूटी यूनिट के तकनीकी कर्मचारी भी इंटरनेट पर उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। ड्रोन का सहायक मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली था और इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, लेकिन इसकी एक बड़ी खामी थी, ये दूसरों के एन्क्रिप्टेड सिस्टम को भेद नहीं सकता था, यानी यह ऐसी किसी भी जगह नहीं पहुंच सकता था जहां लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती हो। इसलिए जब भी इसे केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध सामग्री डाउनलोड करने की जरूरत होती, तो ये सदस्यता के लिए आवेदन करने हेतु आभासी व्यक्तिगत जानकारी तैयार करता और फिर स्वीकृत होने के बाद लॉगिन करने और डेटा डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करता। हालांकि सहायक मस्तिष्क की यह सीमा थी, फिर भी यह इंटरनेट पर अपनी गतिविधियों का कोई निशान नहीं छोड़ता था। यही वजह थी कि स्पेशल ड्यूटी ग्रुप के तकनीकी कर्मचारी इसकी ऑनलाइन गतिविधियों का कोई निशान नहीं ढूंढ पाते थे। यू शियाओझू पूरी तरह से निराश थी। जब वह जापान में थी और एक बड़े खतरे का सामना कर रही थी, तो उसने अपनी महत्वपूर्ण यूएसबी ड्राइव चीन से आए एक साधारण से दिखने वाले पर्यटक को सौंप दी, यह नहीं जानते हुए कि यह पर्यटक साधारण से कोसों दूर बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक था, जिसने इतने सारे अमेरिकी जापानी संयुक्त बलों का कत्लेआम किया और रहस्यमय ड्रोन में फंस गया। अब तकनीकी साधनों के जरिए उसने किसी और के मोबाइल हॉटस्पॉट का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दिया था, उनके दुर्जय तकनीशियनों को चकमा देकर, जो उसे पकड़ नहीं पाए थे, उन्हें अपनी दया पर छोड़ दिया था। हालांकि विशेष ड्यूटी ग्रुप के कर्मियों के पास हर समय सतर्क रहने तथा नई जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाम के 8 बजे जब डुआन होंगे और यू शियाओझू बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तभी कंप्यूटर पर उनके वीचैट अकाउंट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आए। उन्होंने जल्दी से उस पर क्लिक किया और देखा कि रिक्वेस्ट मैसेज पर जापान लिखा था। दूसरे पक्ष के अनुरोध का पता चलने पर यू शियाओझू ने जल्दी से सहमति जताते हुए उन्हें मित्र के रूप में जोड़ लिया। दूसरे पक्ष ने तुरंत संदेश भेजा, क्या आप शंघाई पहुंच गए हैं? यू जियाओझू ने टाइप करना शुरू किया, जापान में आप जिस कमरे में रुके थे उसका पता क्या है? freewebnovel.com। वीचैट पर कुछ पलों का सन्नाटा छा गया, फिर एक पता भेजा गया जिसमें लिखा था, निश्चिंत रहें, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने आज सुबह आपसे संपर्क किया था। मैंने कुछ कारणों से अपना वीचैट बदल दिया है। ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष द्वारा भेजा गया पता वास्तव में जापान में उनका पता था, यू शियाओझू ने उनकी पहचान की पुष्टि की और वीचैट पर लिखा, हम शंघाई पहुंच गए हैं और वर्तमान में शहर के क्षेत्र में हैं। लगभग 10 मिनट बाद दूसरी पार्टी ने कहा, शंघाई का नक्शा खोलो और मालियुतुओ नामक स्थान ढूंढो। उनके बगल में मौजूद तकनीशियन ने तुरंत उस क्षेत्र का पता लगाना शुरू कर दिया और पाया कि मालियुतुओ शंघाई के पश्चिमी भाग में पहाड़ों के बगल में एक बहुत ही दूरदराज का छोटा शहर था। दूसरे पक्ष ने दूसरा संदेश भेजा, क्या आपको वह स्थान मिल गया है? यू शियाओझू ने जवाब दिया, हमने स्थान का पता लगा लिया है। फिर दूसरे पक्ष ने कहा, 2 घंटे बाद मालियुतुओ में मुझसे मिलो, मैं खुद तुम्हें सामान लौटा दूंगा। ऐसा कहने के बाद दूसरा पक्ष वीचैट पर ऑफलाइन हो गया। डुआन होंगे ने अपने बगल में बैठे तकनीशियन की ओर देखा, जिसने कहा, इस वीचैट अकाउंट का लॉगिन पता शंघाई के शहरी क्षेत्र में स्थित एक 24 घंटे खुला रहने वाला कैफे है और वे कैफे के मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे थे। वाईफाई कनेक्शन की अधिकतम दूरी के आधार पर हमने नवीनतम स्काई आई तकनीक का उपयोग करके निगरानी के लिए आसपास के सैकड़ों निगरानी कैमरे लगाए हैं।
हालांकि संबंधित व्यक्ति किसी भी निगरानी कैमरे में नहीं मिला। चीन लौटने के बाद से यू शियाओझोउ ने जापान में मिले मध्यस्थ का चित्र बनाने के लिए अपनी स्मरण शक्ति का सहारा लिया था। एक विशेष अभियानकर्मी होने के नाते उसकी स्मरण शक्ति असाधारण रूप से तेज थी और उसके पास उच्च स्तर का चित्रांकन कौशल था। इसलिए जापान में उससे मिले व्यक्ति का चित्र बहुत स्पष्ट और सजीव रूप से चित्रित किया गया था। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति के चित्र को खोज के लिए चीनी जनसंख्या प्रणाली में अपलोड कर दिया। हालांकि उन्हें उस व्यक्ति से मिलते जुलते कई सौ लोग मिले, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच के बाद उन्होंने उन सभी को बाहर कर दिया क्योंकि इन हमशक्लों ने उस समयावधि के दौरान विदेश यात्रा नहीं की थी। इसका मतलब था कि मध्यस्थ की जानकारी चीनी जनसंख्या प्रणाली में नहीं मिल सकी, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे चीनी नहीं हो सकते। इसी संभावना के कारण यू शियाओझोउ को बहुत अपराध बोध हुआ, जब तक कि वह व्यक्ति अचानक प्रकट नहीं हुआ और उससे संपर्क नहीं किया, जिससे नई आशा की किरण जगी। तकनीशियन के डेटाबेस में यू शियाओझोउ द्वारा बनाया गया चित्र लंबे समय से संग्रहीत था। इसलिए उस संभावित क्षेत्र की पहचान करने के बाद जहां व्यक्ति दिखाई दे सकता था, उन्होंने आसपास के निगरानी कैमरों को खोज के लिए लगाया और चेहरे की पहचान के लिए स्काई आई तकनीक का इस्तेमाल किया, फिर भी उन्हें चित्र से कोई मेल नहीं मिला। डुआन होंगे ने कहा, हमारा प्रतिद्वंद्वी एक विशेषज्ञ है जो अपने चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने और हेरफेर के जरिए अपना रूप बदलने में माहिर हो सकता है। हो सकता है कि अब वे एक अलग चेहरे के साथ दिखाई दे रहे हों, इसलिए आप उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यू शियाओझोउ ने पूछा, डिप्टी टीम लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? डुआन होंगे ने उत्तर दिया, हम बैठक की प्रतीक्षा करने और अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए तुरंत मालियुतुओ शहर जाएंगे। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, तुरंत स्थानीय सैन्य अड्डे से संपर्क करो और सेना से मदद मांगो। अपनी वस्तु वापस पाने के बाद हम इस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ लेंगे। यू शियाओझोउ ने हैरान होकर कहा, डिप्टी टीम लीडर, हम उन्हें क्यों पकड़ें? अगर वे सचमुच हमारा सामान लौटा देते हैं तो क्या हमें उनका शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? डुआन होंगे ने सांस छोड़ते हुए कमरे की छत से गिरते धूल के गुच्छे को उड़ाया और फिर कहा, ज़ियाओझोउ, तुम्हें व्यापक रूप से सोचने की जरूरत है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं पर। मैं तुमसे पूछता हूं, ये लगभग तय है कि यही व्यक्ति उस रहस्यमयी ड्रोन का मास्टरमाइंड है और वे चीनी लगते हैं, आमतौर पर चीन में रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, उनका ड्रोन कहाँ है? यू शियाओझोउ ने पूछा, क्या ड्रोन चीन में हो सकता है? डुआन होंगे ने जवाब दिया, बेशक ड्रोन चीन में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं शंघाई में एक टास्क पर था तो एक बार डॉक पर मेरा सामना एक ड्रोन से हुआ था। उस ड्रोन ने जापान के यामामोटो परिवार के जोबेई यामामोटो को मार डाला था। दुर्भाग्य से जब तक मैं पहुंचा, ड्रोन उड़ चुका था और मैं उसकी खासियतें नहीं देख पाया, बस एक नकाबपोश व्यक्ति को ऊपर उठते हुए देखा। बाद में घटनास्थल की जांच से पता चला कि ड्रोन ने जोबेई यामामोटो पर वल्कन गन से गोलियां चलाई थीं। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी ड्रोन में वल्कन गन नहीं लगी होती, यानी जो मैंने शंघाई में देखा और जो जापान में दिखाई दिया, दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। यू शियाओझोउ ने कहा, मुझे ये घटना याद है, आपने बाद में इसकी जांच की थी लेकिन कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला था, है ना? डुआन होंगे ने बताया, ऐसा नहीं है कि कोई सुराग नहीं था, लेकिन सभी सुराग पहले ही किसी और ने नष्ट कर दिए थे, इसीलिए हम ड्रोन को नियंत्रित करने वाले मुखौटे के पीछे के व्यक्ति को कभी नहीं ढूंढ पाए। बाद में अफ्रीका के कैप्टन चाइना ने बताया कि अफ्रीका में एक ड्रोन दिखाई दिया जिसने अमेरिकी सेना के साथ भीषण युद्ध किया और एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। पहले की तरह उस ड्रोन ने वल्कन गन राउंड फायर किए, इसलिए यह निश्चित रूप से वही था जो मैंने शंघाई में देखा था, केवल रहस्यमय तरीके से किसी तरह अफ्रीका ले जाया गया था। इसलिए मैंने इस उम्मीद में एक जांच शुरू की कि मैं अफ्रीका के हवाई अड्डे के आव्रजन रिकॉर्ड के माध्यम से संदिग्ध को ढूंढ सकता हूं। हालांकि मुझे पता चला कि उन विशिष्ट दिनों के हवाई अड्डे के रिकॉर्ड अजीब तरह से गायब हो गए थे, जिसमें यात्री खरीद की जानकारी भी शामिल थी। यू शियाओझोउ ने हैरान होकर पूछा, ऐसी विचित्र घटना कैसे घट सकती है? क्या आपने इसकी पूरी जांच पड़ताल की है? डुआन होंगे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमने जानकारी के गायब होने की जांच की है और पाया है कि यह हवाई अड्डे के उपकरणों की हार्डवेयर खराबी के कारण हुआ था और जानकारी को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ये हमेशा के लिए खो गई है, इसलिए हमने ड्रोन ऑपरेटर का पता लगाने का अपना सबसे अच्छा मौका खो दिया है। सौभाग्य से इस व्यक्ति ने बाहर आने की पहल की, जिससे हमें उसे खोजने की उम्मीद जगी। यू शियाओझोउ ने कहा, हो सकता है उस व्यक्ति का ड्रोन से कोई संबंध न हो सकता है कि वह उसके साथ था, ये सिर्फ एक संयोग हो।
आखिरकार ड्रोन कोई खिलौना तो है नहीं, ये बहुत बड़ा है। अगर यह सचमुच चीन की सीमा के भीतर है तो हमने इसका पता क्यों नहीं लगाया? डुआन होंगे ने कहा, खुफिया जानकारी के अनुसार इस ड्रोन में अकल्पनीय क्षमताएं हैं। ये समुद्र में भी डूब सकता है। अगर यह समुद्र के नीचे घात लगाए बैठा है तो हमारे रडार चाहे कितने भी उन्नत क्यों न हो, इसका पता नहीं लगा पाएंगे। यू शियाओझोउ ने कहा, भले ही ड्रोन चीन में हो, लेकिन उसने हमारे प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई है, न ही उसने चीनी लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया है। हमें उसे पकड़ने की क्या जरूरत है? डुआन होंगे के चेहरे पर एक ठंडा भाव उभर आया, जो उनके सामान्य व्यवहार से बिल्कुल अलग था, और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चीन के क्षेत्र में सरकार के नियंत्रण से बाहर किसी भी सशस्त्र बल की उपस्थिति बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये सशस्त्र बल अभी हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा? लोगों की सुरक्षा के लिए हमें सभी खतरों को उनके मूल में ही समाप्त करना होगा, या उन्हें अपने नियंत्रण में लाना होगा। इसके अलावा उस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ने से हमें ड्रोन की उच्च तकनीक तक पहुंच प्राप्त होगी। ये चीजें राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं, ये राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि कर सकती हैं। इसलिए उसे अवश्य पकड़ा जाना चाहिए। डुआन होंगे के चेहरे पर अचानक आए ठंडे भाव देखकर यू शियाओझोउ को एक भयानक अफवाह याद आ गई और वह कुछ डर गई। उसने डुआन होंगे के फैसले पर और सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की और पूछा, इस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ने के बाद तुम उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? डुआन होंगे ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह हमारी सेवा करने को तैयार है तो वह हमारे साथ जुड़ जाएगा। अगर वह तैयार नहीं है तो हम उसे मार देंगे। एक चीनी व्यक्ति होने के नाते अगर वह अपने देश की सेवा नहीं करता तो क्या उसके अस्तित्व की कोई जरूरत है? freewebnovel.com। 2 घंटे बाद डुआन होंगे और यू शियाओझोउ माल्युतुओ कस्बे की ओर दौड़ पड़े। ऊपर से तो वे एक ही कार में सवार 2 लोग थे, लेकिन चुपके से सेना का एक बड़ा हिस्सा सामान बरामद करने के बाद उस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ने के लिए आसपास ही घात लगाने लगा था। दोनों ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन पता चला कि तय समय बीत चुका है, लेकिन किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। जैसे ही वे चिंतित हुए, यू शियाओझोउ के वीचैट अकाउंट पर एक नया संदेश आया, मैंने अभी अभी कुछ कुत्ते प्रेमियों को देखा है जो एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में हाईवे पर टक्कर मारकर ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं और समय पर माल्युतुओ टाउन नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमें लेन देन का स्थान बदलना होगा। मैं आपको एक नया पता भेजूंगा, लेन देन के लिए वहीं मिलते हैं। फिर वीचैट पर एक नया पता दिखाई दिया, freewebnovel.com। डुआन होंगे ने तकनीशियन की ओर देखा, जिसने तुरंत कहा, वीचैट संदेश का संचार अभी भी उसी कॉफी शॉप के मुफ्त वाईफाई से हो रहा है। हमारे लोगों ने कॉफी शॉप के चारों ओर एक जाल बिछा दिया है, फिर भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। इसलिए हमारा मानना है कि दूसरा पक्ष एक हैकर विशेषज्ञ है, जो इंटरनेट का उपयोग करके कॉफी शॉप के मुफ्त वाईफाई को हैक कर रहा है, हमें गलत जानकारी दे रहा है और हमारी कड़ी इंटरनेट निगरानी से भी बच रहा है। डुआन होंगे ने पूछा, क्या राजमार्ग पर कुत्ते को बचाने के दौरान कोई दुर्घटना हुई है? तकनीशियन ने जांच की और कहा, हाँ, एक वीडियो ऐसा है जहां कुछ कुत्ते प्रेमियों ने हाईवे पर एक डिलीवरी ट्रक को तोड़ दिया और ड्राइवर की मिन्नतों को नजरअंदाज करके वे जबरदस्ती कुत्तों को बचा रहे हैं। कुछ लोग तो इसका ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। डुआन होंगे ने ठंडे स्वर में कहा, शंघाई सिटी ब्यूरो से वे चाओ को सूचित करें, उनसे कहें कि वे इन कुत्ते प्रेमियों को सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने और दूसरों की संपत्ति लूटने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार करें, एक भी न छोड़ें। यू शियाओझोउ ने वीचैट पर पता लिंक खोला और पता चला कि नया स्थान शंघाई के उत्तर में है। ये सिचुआन टाउन नाम का एक छोटा सा कस्बा है। डुआन होंगे ने कहा, हम तुरंत सिचुआन टाउन की ओर चलेंगे। यू शियाओझोउ ने पूछा, डिप्टी टीम लीडर, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? हमें क्या करना चाहिए? डुआन होंगे ने एक पल सोचा और कहा, अभी यहाँ की व्यवस्था को हाथ नहीं लगाते। मुझे डर है कि दूसरा पक्ष पश्चिम में हमला करने के लिए पूर्व की ओर बढ़ने का नाटक कर रहा होगा। एक बार जब हम अपने लोगों को यहाँ से हटा लेंगे और वह अचानक प्रकट हो जाएगा तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। चलो हम अन्य सैनिकों को जुटाएं और सिचुआन कस्बे में डेरा जमा लें। चाहे उनके पास कोई भी चाल हो, हमारी पूरी ताकत के सामने सब कुछ नगण्य होगा। इस प्रकार डुआन होंगे और यू शियाओझोउ फिर से सिचुआन कस्बे की ओर दौड़ पड़े। 1 घंटे बाद वे सिचुआन कस्बे पहुंच गए। इस समय के अंतर को देखते हुए कस्बे के आसपास के इलाकों में भी तैयारियां कर ली गई थीं और सेना की एक बड़ी टुकड़ी चारों ओर छिप गई थी।
फिर यू शियाओझोउ ने वीचैट के जरिए संदेश भेजा, हम सिचुआन कस्बे पहुंच गए हैं। दूसरे पक्ष ने एक संदेश के साथ उत्तर दिया, मैं आ रहा हूं, लेकिन सड़क पर नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच चल रही थी और एक नशे में धुत ड्राइवर अब ट्रैफिक पुलिस से बहस कर रहा है, जिससे उस रास्ते पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया है, इसलिए मैं वहां आपसे संपर्क नहीं कर सकता। सामान आपको जल्द से जल्द वापस करने के लिए मैंने एक और जगह चुन ली है, जल्दी आइए। संदेश के नीचे एक और नए पते का लिंक था। यू शियाओझोउ ने पता खोला तो पता चला कि नया ठिकाना शंघाई के दक्षिण में मेक्सी नाम का एक छोटा सा कस्बा है। उसके बगल में बैठी टेक्नीशियन ने शर्मिंदा होकर कहा, डिप्टी टीम लीडर, वीचैट मैसेज शंघाई के शहरी इलाके के उसी कॉफी शॉप से आया था। हमारे लोगों को अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। और हाँ, पुलिस उत्तर दिशा में सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच कर रही है, वहां यातायात की स्थिति वाकई बहुत खराब है। डुआन होनवे गुस्से में आ गई, मानो फट पड़ेंगी। तभी यू शियाओझोउ ने जल्दी से कहा, उपनेता, आपको शांत रहना होगा। मुझे लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ये व्यक्ति वह ट्रस्टी नहीं है जिससे मैं जापान में मिली थी। अचानक डुआन होनवे शांत हुए और बोले, चाहे यह व्यक्ति वही हो या नहीं जिससे आप जापान में मिले थे, हमें उससे संपर्क करना ही होगा। संपर्क करके ही हम जान पाएंगे कि उसके पास वो सब है जो हमें चाहिए। कॉमरेड यू शियाओझोउ, याद रखना, राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। डुआन होनवे ने तुरंत जवाब दिया, उपनेता, मैं समझ गया। मैं सावधान रहूंगा। फिर डुआन होनवे और यू शियाओझोउ जल्दी से मेक्सी कस्बे की ओर चल पड़े। इस डर से कि कहीं वे किसी रणनीतिक धोखे में न फंस जाएं, उन्होंने सिचुआन कस्बे से अपने लोगों को वहां पहरा देते हुए नहीं भेजा। इस बीच उन्होंने मेक्सी कस्बे में नए लोगों की एक टुकड़ी तैनात कर दी। हालांकि डुआन होनवे और यू शियाओझोउ को निराशा हुई जब मेक्सी टाउन पहुंचने की उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी वे उस रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिले। दूसरे पक्ष ने एक और संदेश भेजा, माफ करना, गाड़ी चलाते समय मैं एक बुजुर्ग महिला से टकरा गया जो गिरने का नाटक कर रही थी, और अब उसके परिवार ने मुझे रोक लिया है और मेरे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस मामले को सुलझा लूंगा, बस 1 मिनट रुको। प्रतिद्वंद्वी का संदेश देखकर डुआन होनवे के माथे की नसें फड़क उठी और वह गुस्से से आग बबूला होने को तैयार लग रही थी। यू शियाओझोउ ने उसे जल्दी से समझाया और डुआन होनवे शांत हो गई। उसने मन ही मन उस बुढ़िया के परिवार को कोसा जो पतन का नाटक कर रही थी, हालांकि उसे ऐसी औरत के अस्तित्व पर शक था। 20 मिनट से ज्यादा समय बाद दूसरे पक्ष ने एक नया संदेश भेजा, माफ कीजिए, मैं असफल रहा। मैं उस बुढ़िया का मुकाबला नहीं कर सकता जो गिरने का नाटक कर रही थी। फिर भी अपना समय बर्बाद न करने के लिए कृपया इस स्थान पर आएं। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से निपट लूंगा। वीचैट के पीछे एक नया पता दिखाई दिया, इस बार शंघाई के पूर्व में लोनग्रेन नाम के एक छोटे से गांव में। पहले की तरह स्पेशल ड्यूटी ग्रुप के तकनीशियनों ने पाया कि संदेश भेजने वाला वीचैट अकाउंट अभी भी उसी शहर के कैफे में था, लेकिन उन्हें और कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उन्होंने निगरानी कैमरों और स्काई आई टेक्नोलॉजी के जरिए शंघाई के दक्षिणी हिस्से में एक गिरने की घटना का भी पता लगाया। हालांकि इसमें एक बूढ़ा आदमी शामिल था और पीड़ित एक युवती थी, जिस रहस्यमय व्यक्ति की उन्हें उम्मीद थी उससे बिल्कुल अलग। डुआन होनवे, जो उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बार बार छेड़ी जा रही थी, अब गुस्से से उबल रही थी, लेकिन उसके पास गुस्सा निकालने का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपना गुस्सा उस बूढ़े आदमी पर निकाला जो उसे गिराने का नाटक कर रहा था। उसने वेई चाओ को फोन किया और उसे निर्देश दिया कि वह इस घटना से तुरंत निपटे और उस समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाए। उसने ये भी कहा कि समूह की हरकतों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए न्यायाधीश को उन्हें आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। रहस्यमय व्यक्ति उनसे लगातार बचता रहा। डुआन होनवे और यू शियाओझोउ को बस कुछ वीचैट संदेशों के जरिए चक्कर लगवाते रहे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस रहस्यमय व्यक्ति के पास कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उन्हें निर्देशों का पालन करना था और लोनग्रेन जाना था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है। शंघाई में 3 रणनीतिक दिशाओं में पहले से तैनात लोगों को फिर से तैनात किए बिना वे अब लोनग्रेन गांव में घात नहीं लगा सकते थे और उन्हें अकेले ही वहां जाना पड़ा। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो दूसरी तरफ से एक नया संदेश आया, जो इस बार बिना किसी घुमा फिराकर बताए सीधे वीचैट में लिखा था, यू शियाओझोउ को 30 मिनट के भीतर अकेले इस द्वीप पर पहुंचना होगा। अगर कोई और व्यक्ति पीछा करता हुआ पाया गया तो लेन देन रद्द कर दिया जाएगा। द्वीप का विशिष्ट स्थान वीचैट खाते के पीछे दिया गया था।
कोई और विकल्प न होने पर डुआन होंगे ने यू शियाओझो को अकेले ही निकल जाने दिया। प्रतिद्वंद्वी बेहद चालाक था, पहले तो उन्हें शंघाई में इधर उधर घुमाता रहा और अब उन्हें समुद्र में फुसला कर ले आया। सौभाग्य से वह स्थान शंघाई के तट से ज्यादा दूर नहीं था, वरना यू शियाओझो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच पाता। हालांकि समय की कमी और लोगों की कमी के कारण डुआन होंगे उस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछा सका। यू शियाओझो स्पीडबोट चला रही थी और नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए वह आखिरकार निर्धारित द्वीप पर पहुंच गई, ठीक उसी समय जब निर्धारित समय समाप्त होने वाला था। द्वीप बहुत छोटा था, केवल कुछ वर्ग मीटर का, और उच्च ज्वार के समय समुद्र के पानी में डूबा हुआ भी था। द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर एक चट्टान पर एक बक्सा रखा था। बक्सा उठाने पर उसे उसमें एक यूएसबी ड्राइव मिली, वही जो उसने पहले उस रहस्यमय व्यक्ति को सौंपी थी। यूएसबी ड्राइव के अलावा एक नोट भी था जिस पर कुछ टेढ़े मेढ़े शब्द लिखे थे, बिल्कुल सही हालत में लौटाया गया। freewebnovel.com। खबर मिलते ही डुआन होंगे अपनी टीम के साथ तुरंत द्वीप पर पहुंची, जहां उन्हें यू शियाओझो को छतप्रभ सा मिला। उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा नाक से खींचे जाने के बाद उनके मन में अब उसके प्रति कोई सद्भावना नहीं रही और उन्हें लगा कि यह लेन देन खतरनाक होगा। इसके बजाय शुरुआती कठिनाइयों के बाद अंततः वे जो चाहते थे उसे आसानी से हासिल कर पाए। बस मुख्य भूमि से दूर एक द्वीप पर, जहां आसपास कोई नहीं था, डुआन होंगे की इस घटना के आधार पर उस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ने की उम्मीद भी खत्म हो गई। जल्द ही यूएसबी ड्राइव बीजिंग भेज दी गई। चीनी सुपरकंप्यूटर के विश्लेषण से ड्राइव के अंदर मौजूद वायरस को तुरंत क्रैक कर लिया गया और सबसे मूल्यवान प्रायोगिक डेटा प्राप्त हुआ। तभी सभी ने राहत की सांस ली। यू शियाओझो से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किया गया वीचैट अकाउंट भी डेटा वापस भेजने के बाद बिना किसी सुराग के गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। यान फेई को अंदाजा भी नहीं था कि स्पेशल ड्यूटी ग्रुप के स्पेशल एजेंट उसकी वजह से कितने परेशान थे। हालांकि उन्हें यान फेई तो नहीं मिला, लेकिन वे सबसे जरूरी डेटा जरूर हासिल कर पाए, जो इस नुकसान के बीच थोड़ी राहत की बात थी। जब यान फेई ने चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट से संपर्क किया तो वह अवचेतन रूप से इसे गोपनीय रखना चाहता था, अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ड्रोन असिस्टेड इंटेलिजेंट ब्रेन का इस्तेमाल करके किसी और के वाईफाई से जुड़कर चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट से संपर्क किया। हालांकि सहायक ब्रेन इंटरनेट प्रतिबंधों को तोड़कर छिपी हुई जानकारी तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अगर किसी ने अपने वाईफाई का इस्तेमाल करके इसे पकड़ भी लिया तो भी वह इसका पता नहीं लगा सकता था, सचमुच नेटवर्क का भूत। हालांकि यान फेई को यह समझने में थोड़ी दिक्कत हुई कि बिना अपनी पहचान बताए दूसरे पक्ष को डेटा कैसे लौटाया जाए। बाद में उसे हांगकांग के एक पुलिस और डाकू फिल्म से प्रेरणा मिली। इसलिए उसने एक जटिल चाल चली, कई मोर्चों से हमला किया, दूसरे पक्ष के संसाधनों को भटकाया और अंततः डेटा को समुद्र में एकांत द्वीप पर रख दिया। इससे दूसरे पक्ष में एक तात्कालिकता का भाव पैदा हुआ, जिससे वे पहले से ही उसके लिए जाल बिछाने से बच गए। यू शियाओझो की समुद्र में नौक यात्रा के दौरान पूरी यात्रा ड्रोन के क्वांटम रडार की निगरानी में थी, जिसमें वह और 500 मीटर पीछे चल रहे डुआन होंगे भी शामिल थे, और सब कुछ यान फेई की पहुंच में था। freewebnovel.com। ड्रोन चुपचाप अकेले द्वीप के पास समुद्र तल पर छिप गया और यान फेई खुद कॉकपिट में बैठा था। द्वीप पर यूएसबी ड्राइव उसने खुद रखी थी और वह यहां उसकी रखवाली कर रहा था। अगर यू शियाओझो के अलावा कोई और यूएसबी ड्राइव लेने की कोशिश करता तो ड्रोन उसे बेरहमी से मार गिराता। freewebnovel.com। जब यान फेई ने यू शियाओझो को यूएसबी ड्राइव प्राप्त करते और सुरक्षित रूप से डुआन होंगे से मिलते देखा, तभी उसने ड्रोन को नियंत्रित कर वहां से निकल गया और चुपचाप घर लौटने से पहले इन प्रादेशिक जल से दूर एक स्थान पर रुक गया। फिल्मों से सीखे गए इन गंदे और अपरंपरागत कारनामों के बाद यान फेई ने अंततः अपने हाथों में पकड़े हुए गर्म आलू को उसके असली मालिक को वापस लौटा दिया और जापान में रहते हुए किया गया अपना वादा पूरा किया। अगले कुछ दिनों में यान फेई कुछ समय के लिए शांत हो गया। हर दिन समय पर काम पर आने जाने लगा। उसने लू पिंगपिंग से प्रबंधन के तरीके सीखे और धीरे धीरे उसे कुछ नतीजे मिलने लगे। हालांकि वह अभी कंपनी को ठीक से नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन उसने कुछ बुनियादी बातें सीख ली थीं और अब उसे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। इस दौरान ड्रोन शंघाई के तटीय जल के पास बिना कोई कार्रवाई किए घात लगाए बैठा रहा। सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, मानो पूरी दुनिया में शांति हो। एक दोपहर जब यान फेई काम से अवकाश के दौरान अपने मोबाइल फोन पर जानकारी देख रहे थे तो अचानक एक ट्रेंडिंग समाचार ने उनका ध्यान आकर्षित किया।
हुआ यूं कि एक ताइवानी मछली पकड़ने वाली नाव दियाओयू द्वीप समूह के पानी में मछली पकड़ रही थी, तभी एक जापानी गश्ती नाव ने उसे अचानक खदेड़ दिया। जापानी गश्ती जहाज ने ताइवानी नाव पर पानी की तोपों से हमला किया, जिससे उसमें भारी मात्रा में समुद्री पानी भर गया और उसके पलटने का खतरा पैदा हो गया। इस ताइवानी मछली पकड़ने वाली नाव ने तुरंत ताइवान के अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बजाय उन्हें दियाओयू द्वीप समूह के जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए डांटा गया, क्योंकि उनका कहना था कि इससे ताइवान के अधिकारियों को परेशानी होगी और ताइवान और जापान के बीच अच्छे संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। कोई और उपाय न होने पर ताइवानी मछली पकड़ने वाली नाव ने गुस्से में आकर सीधे सैटेलाइट फोन के जरिए मुख्यभूमि के संबंधित विभाग को मदद के लिए फोन किया और मुख्यभूमि चीन से मदद की उम्मीद की। संकट की सूचना मिलते ही इस सिद्धांत के अनुसार कि जलदमरुमध्य के दोनों किनारे एक ही परिवार के हैं, मुख्यभूमि चीनी विभागों ने तुरंत बचाव अभियान चलाया। उन्होंने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया और आधिकारिक वीबो अकाउंट पर जानकारी पोस्ट की। चीन स्थित जापानी दूतावास को टैग करते हुए उनसे जापानी गश्ती नौकाओं पर लगाम लगाने और ताइवानी मछली पकड़ने वाली नाव को खतरे में डालने से रोकने के लिए अपने देश को सूचित करने का अनुरोध किया। जैसे ही यह संदेश ऑनलाइन पोस्ट किया गया, इसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया। कुछ नेटिजन्स तो चीन स्थित जापानी दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उनके गश्ती नौकाओं की कार्रवाई का विरोध करने के लिए उमड़ पड़े। सभी की भागीदारी के कारण ये जानकारी जल्द ही एक लोकप्रिय विषय बन गई, जिससे यानफेई को कम से कम समय में यह संदेश देखने का मौका मिला। यानफेई के मन में यह बात कौंध गई कि यह जानकारी सिर्फ 30 मिनट पहले ही पोस्ट की गई थी। इसका मतलब था कि ताइवानी मछली पकड़ने वाली नाव अभी भी दियाओयू द्वीप समूह के पानी में थी और जापानी गश्ती नावें अभी भी उनका पीछा कर रही थीं। यानफेई सोफे पर आंखें बंद किए सो रहा था। दूसरी ओर उसने ड्रोन की वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन चालू कर दी। शंघाई के समुद्र तल के पास छिपे ड्रोन ने तुरंत अपने इंजन चालू कर दिए और दियाओयू द्वीप के पानी की ओर रवाना हो गया। शंघाई से काफी दूर पहुंचते ही वह काले बादलों के एक समूह के नीचे समुद्र की सतह पर आ गया, फिर सीधा उड़ान भरते हुए समुद्र के ऊपर पूरी गति से दियाओयू द्वीप के पानी की ओर बढ़ गया। दिन का समय था और हालांकि ड्रोन समुद्र के ठीक ऊपर उड़ रहा था और रडार उसे पकड़ नहीं पा रहा था, फिर भी अंतरिक्ष में मौजूद अनगिनत उपग्रहों ने उसकी गति जरूर देखी होगी। ड्रोन की तेज गति के कारण समुद्र के किनारे से भी उसकी उड़ान के कारण समुद्र की सतह पर एक सफेद रेखा खींच गई। जैसे ही उपग्रहों को ये रेखा दिखाई दी, वे ड्रोन को ट्रैक कर पाए। लेकिन जापान में अपने साहसिक कार्य के बाद यानफेई ने अपनी चिंताओं को त्याग दिया था और बिना किसी हिचकिचाहट के कदम उठाया। लगातार डरते रहना किसी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ का आचरण नहीं होता। अगर वह इसी तरह व्यवहार करता रहा तो वह कभी भी मानवीय सीमाओं को तोड़कर वांग योंग द्वारा चित्रित दिव्य क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। दियाओयू द्वीप समूह के जल क्षेत्र में ताइवानी मछली पकड़ने वाली नाव हेलो दयनीय हालत में भाग रही थी। उसके बाएं और दाएं दो जापानी तटरक्षक गश्ती जहाज हेलन का बेतहाशा पीछा कर रहे थे। पीछा करते हुए उन्होंने हेलन पर पानी की बौछारों से हमला किया और लगातार लाउडस्पीकरों से यह मांग की कि हेलन तुरंत जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकल जाए।